तुम्हें एक जंतर देता हूं। जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो ये कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वो उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वो अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त होता जा रहा है। नमस्कार, मैं स्वप्निल जैन स्वागत करता हूं आपका खबर 24 न्यूज चैनल के इस खास कार्यक्रम बापू और उनकी आजादी। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि भारत में गांधी की सत्याग्रह और अहिंसा की पारी कितने बड़े स्तर पर शुरू हुई और सफल भी हुई। अब भारत की आजादी का कोई भी कदम गांधी से मशवरे के बिना नहीं उठता था। कांग्रेस की कमान अब गांधी के हाथों में थी और जनता की निगाहें उन पर। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को, जो कि कुछ बुद्धिजीवियों और अभिजात्य वर्ग के लोगों की ही पार्टी मानी जाती थी, को एक जमीनी स्तर की पार्टी बनाया। गांव-गांव उसका प्रचार प्रसार किया और लोगों को जोड़ा। कांग्रेस से जुड़ने की जो फीस थी उसे भी बहुत कम किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़ सके। कुल मिलाकर उन्होंने जमीनी स्तर पर बहुत काम किया, जैसे काम की आज राजनीतिक दलों से अपेक्षा की जाती है। गांधी को 1922 में अंग्रेज सरकार की सविनय अवज्ञा करने के चलते भारत में पहली बार जेल जाना पड़ा। गांधी बताते थे कि जेल में उन्हें भारी नकारात्मकता से छुटकारा मिला और वो आराम से अपने आगे के काम की रूपरेखा तैयार कर पाए। बाद में जब अंग्रेज सरकार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले लोगों को जेल का डर दिखाया तो गांधी ने उस डर को लोगों के दिल से निकालने के लिए कई अनोखे और कारगर कदम भी उठाए। 1924 में जब गांधी जेल से छूटकर बाहर आए तो उन्होंने सक्रिय राजनीति से थोड़ी दूरी बना ली और अपना सारा वक्त कौमी एकता स्थापित करने में बिताया। 1924 में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों के पश्चाताप में उन्होंने 21 दिन का उपवास रखा। इसी दौरान उन्होंने गांवों और वहां के लोगों को सशक्त करने के लिए चरखे का उपयोग किया। उनकी गुजारिश थी कि हमें मिल में बने कपड़े, खासतौर पर अंग्रेजी कपड़े का बहिष्कार करना चाहिए और सूत काट कर अपना कपड़ा खुद बनाना चाहिए। ये हमारी आत्मनिर्भरता की तरफ एक जरूरी कदम होगा। गांधी ने साथ ही जमींदारी प्रथा की भी खिलाफत की और मजदूरों को उससे लड़ने के लिए मजबूत किया। गांधी के इन सब कदमों का आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा फायदा हुआ। लोग आजादी के बारे में, अपने दुख, अपने शोषण के प्रति जागरूक हुए और बढ़ चढ़कर उसके खिलाफ आवाज भी उठाई। छुआछूत जैसी क्रूर प्रथा पर भी इस दौरान गांधी ने खूब काम किया। उनके हिसाब से हिंदू संस्कृति और जीवन पद्धति सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि यह हमें शांति, सद्भाव और अहिंसा का पाठ सिखाती है। लेकिन ऐसी संस्कृति के भीतर दूसरे धर्मों से नफरत और छुआछूत जैसी प्रथाएं इसको कमजोर बनाती हैं। उन्होंने सवर्णों से यह अपील की कि वो दलितों को मजबूत बनाने और ऊपर उठाने की दिशा में कदम उठाए, तभी उनका हिंदू होना सार्थक होगा। इस दौरान वो 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहुंचे, जहां संविधान का पहला तैयार मसौदा पेश किया गया। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई और इसे तब से भारत की आजादी के दिन के रूप में मनाया गया। इसके बाद चली 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक गांधी की अगुवाई में दांडी मार्च। इस मार्च की रूपरेखा बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद बनी थी। गांधी, राजगोपालाचारी, नेहरू, पटेल और बाकी बड़े नेता नमक को हवा पानी के बाद इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज मानते थे और इसीलिए इससे से ज्यादा लोग भी जुड़ सकते थे। आखिरकार मार्च शुरू हुई। गांधी के साथ उनके 79 स्वयंसेवक भी मौजूद थे। यह मार्च 1882 के ब्रिटिश सॉल्ट एक्ट को हटाने के लिए की गई थी। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार लोगों से नमक के उत्पादन पर भी कर लेती थी और नमक जैसी जरूरी चीज पर अपना आधिपत्य रखती थी। सत्याग्रह आंदोलन में दोबारा जान डालने के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। नमक जैसी चीज जो कि सार्वजनिक थी, उस पर कर वसूली गांधी को खली और उन्होंने अहिंसक तरीके से इसका विरोध करते हुए
साबरमती आश्रम से दांडी की 384 किलोमीटर की यात्रा पैदल की और आखिरी दिन दांडी के समुद्री तट पर नमक बनाया। गांधी जहां जहां से गुजरते वहां भाषण देते, चौपाल बैठती और अंग्रेजी हुकूमत की खिलाफत के लिए लोग आगे आते। इस तरह उनका कारवां बहुत बड़ा हो गया। दांडी में नमक बनाने के बाद गांधी ने अपनी यात्रा धरसना सॉल्ट वर्क्स की तरफ जारी रखी। 25 मई को कांग्रेस ने वहां भी सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा का आयोजन कर रखा था, लेकिन गांधी को बीच में गिरफ्तार कर लिया गया। पर वो कारवां रुका नहीं और धरसना के समुद्री तट पर पुलिस के डर के बिना नमक बनाया गया। पुलिस ने उन अहिंसकों पर लाठी भांजी, उनके कपोल फोड़े और खूब पीटा, लेकिन किसी ने भी पलटकर हमला नहीं किया और चुपचाप अपना काम करते रहे। देश विदेश की प्रेस और मीडिया के जरिए पूरी दुनिया के लोगों ने सत्य और अहिंसा की ताकत को देखा। लगभग 1 साल चले सत्याग्रह का अंत गांधी के जेल से छूटने और उनके गांधी इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर से हुआ। इस दौरान तकरीबन 60,000 लोग जेल भी गए थे। इसी दौरान भारत के आजादी के इतिहास में एक बेहद अप्रिय घटना घटी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी। गांधी की भूमिका इस पूरे प्रकरण में इस तरह देखी जाती है कि अगर गांधी चाहते तो फांसी रुक सकती थी, पर इसका दूसरा पहलू यह था कि भगत सिंह खुद फांसी पर चढ़ना चाहते थे। उनका मानना था कि उनकी कुर्बानी से हिंदुस्तानियों के दिल में आजादी की एक अलग जगेगी, इसलिए उन्होंने अपने लिए कोई वकील भी नहीं रखा था। भगत सिंह गांधी और उनके विचारों के आलोचक थे। उनके एक और बड़े आलोचक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर उन्हें अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देखते थे। हालांकि दोनों ही छुआछूत जैसी प्रथा को दूर करने और दलित उत्थान के लिए काम करते थे, लेकिन दोनों का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। जहां गांधी सवर्णों को यह एहसास करवाना चाहते थे कि हिंदू संस्कृति और वर्ण व्यवस्था के आधार पर यह शोषण गलत है और वो तभी सच्चे हिंदू बन सकते हैं जब वो इसका प्रायश्चित करें, वहीं अंबेडकर चाहते थे कि वर्ण व्यवस्था अपने आप में शोषक है और इसे हटाकर ही दलितों का उत्थान हो सकता है। दोनों के बीच बेशक मतभेद थे और उन्हें यहाँ पूरी तरह से समेटा भी नहीं जा सकता, लेकिन एक चीज जो गौरतलब थी वो ये कि मतभेद होने के बावजूद दोनों के बीच बातचीत लगातार चलती रहती थी और इसी काम में दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से खारिज भी नहीं कर सकते थे। एक प्रख्यात इतिहासकार ने दोनों का विश्लेषण करते हुए लिखा कि किसी भी सामाजिक कुरीति को खत्म करने के लिए उस पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ से दबाव बनना जरूरी है। गांधी और अंबेडकर भी यही कर रहे थे। हालांकि आज की तारीख में यह प्रथा पूरी तरह से खत्म हो गई है, यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें सुधार की तरफ असरदार कदम तो जरूर उठाए गए हैं। गांधी और उनकी नीतियों के दूसरे आलोचक थे सुभाष चंद्र बोस। उन्हें लगता था कि गांधी का रवैया ढीला था, ऐसे उन्हें कभी आजादी नहीं मिल सकती थी। कांग्रेस में उनके आक्रामक छवि का अच्छा वर्चस्व था, जिसकी वजह से वो गांधी के उम्मीदवार को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। लेकिन कांग्रेस के आला दर्जे के लीडरों का उनकी नीतियों को समर्थन न मिलने की वजह से परेशान होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। गांधी का उनसे व्यक्तिगत तो नहीं, लेकिन वैचारिक मतभेद जरूर था। कई मुखर आलोचकों के अलावा गांधी के कई और आलोचक और उनकी नीतियों पर सवाल करने वाले लोग भी थे। उन लोगों के पत्रों के जवाब गांधी उनकी पत्रिका नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया में विस्तार से देते थे। वाकई वो सवाल जवाब पढ़ने लायक है। अब मैं आपका ध्यान कुछ देर के लिए भारत विभाजन की ओर लेकर चलता हूं। कांग्रेस में अपना वर्चस्व कम होने पर जिन्ना कुछ अकेले से पड़ गए थे। एक जमाने में हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े एम्बेसडर माने जाने वाले जिन्ना ने अपनी दूसरी राजनीतिक पारी मुस्लिम लीग की अध्यक्षता के साथ शुरू की। अध्यक्ष बनने के साथ ही जिन्ना ने यह ऐलान कर दिया कि भारत का बंटवारा होना चाहिए और इसके 2 देश बनने चाहिए, एक हिंदुओं के लिए और दूसरा मुसलमानों के लिए। उन्हें यह डर था कि आजाद भारत में हिंदू मुस्लिमों पर अत्याचार करेंगे। हालांकि वो पाकिस्तान में भी लोकतंत्र की ही स्थापना चाहते थे और कहते थे कि हिंदू वहां माइनॉरिटी की तरह रह सकते हैं। उनकी ये मांग कांग्रेस और बाकी देशवासियों को मुनासिब नहीं लगी। इसी तरह की मांग सावरकर भी अपने एक भाषण में रख चुके थे, क्योंकि वो मुस्लिम तुष्टीकरण और इसके लिए हिंदुओं के बलिदान से परेशान हो गए। दोनों दल बेशक अपने अपने धर्म के नुमाइंदे होने का दावा जरूर करते थे, लेकिन असलियत में वो सिर्फ कुछ ही लोगों की नुमाइंदगी करते थे। गांधी को उन दोनों के विचार एक लोकतांत्रिक और सहिष्णु भारत के खिलाफ लगे। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटेन ने भारत की फौज को उसमें उतारा। गांधी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के इस बिना पूछे उठाए गए कदम का कड़ा विरोध करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। कांग्रेस ने दूसरे दलों और जनता से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की। जनता ने तो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया,
लेकिन दोनों दलों ने जानबूझकर इसमें अंग्रेजों का साथ दिया ताकि उनकी दो राष्ट्रों की मांग मजबूत हो सके। आंदोलन की शुरुआत में ही गांधी को सरकार ने जेल भेज दिया। उनके पीछे आंदोलन को कांग्रेस के युवा साथियों और नेहरू, पटेल, अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं ने संभाला। पिछली बार की तरह गांधी ने इस बार भी सबसे अहिंसक रहने की ही अपील की, लेकिन अगर इस दौरान कोई व्यक्तिगत हिंसा करता है तो गांधी ने उसका जिम्मा अपने और आंदोलन पर लेने से मना कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि अंग्रेजों की हिंसा और अत्याचार के विरोध में अगर हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम सबसे बड़ी सत्ता यानी ईश्वर और सत्य की सत्ता का अनादर करते हैं, इसलिए करो या मरो। इस दौरान करीब 90,000 लोग जेल गए थे। 1944 में जब विश्व युद्ध खत्म होने को था तब गांधी को रिहा किया गया। इस दौरान उनकी तबीयत बहुत खराब थी। वो छूटते ही जिन्ना से मिलने पहुंचे और उनसे अपनी जिद छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन जिन्ना भी अपनी जिद से टस से मस ना हुई। 1946 में जब कैबिनेट मिशन के बंटवारे के प्रस्ताव को कांग्रेस ने मना कर दिया तो जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी। इसके बाद देश में जगह जगह धर्म के नाम पर दंगे हुए, कई लोगों की जान चली गई और स्त्रियों के साथ बहुत अभद्र व्यवहार हुआ। पुलिस ये सब बुद्ध बनकर देखती रही क्योंकि अंग्रेज यही चाहते थे। जहां जहां हिंसा हुई वहां वहां गांधी ने जाकर अहिंसा की अपील की और लोगों को खूब समझाया कि वो शांति से काम लें, लेकिन ये अपील उतना असर नहीं कर सकी क्योंकि तब तक लोगों के सर पर अपनों को खोने की वजह से धार्मिक उन्माद चढ़ चुका था। इस दौरान स्थितियां खराब होते देख कांग्रेस ने बंटवारे के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अंततः अंग्रेज भारत छोड़ने को तैयार हो गए। भारत आजाद हो गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने अपनी आजादी मनाई और 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी। गांधी ने इसे खंडित स्वराज्य माना। कई लोगों का पलायन हुआ, लोगों को अपना घर बार और कारोबार छोड़कर इधर से उधर जाना पड़ा। हर तरफ दंगे, रेप, हत्याओं और लूटपाट के काले बादल छा चुके थे। गांधी अपने स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए जगह जगह घूमते। उन्होंने कई बार उपवासों का सहारा भी लिया। भारत के आजाद होते ही उन्होंने कांग्रेस को भंग करने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ वक्त बाद पाकिस्तान की सेना ने विवादित भूमि कश्मीर पर हमला कर दिया। इसकी वजह से भारत की सरकार ने अपने किए वादे के अनुसार पाकिस्तान के 55 करोड़ रुपए रोक दिए। ये जनवरी 1948 की बात थी। गांधी को यह वादा खिलाफी अच्छी नहीं लगी। उनके हिसाब से ये आने वाले भविष्य में दोनों मुल्कों की खाई को और बढ़ाती। सो गांधी ने अनिश्चित काल के लिए उपवास शुरू कर दी। सरकार झुकी और उन्होंने पाकिस्तान को पैसे दिए। अब ये बात नाथुराम गोडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे जैसे कट्टर हिंदुत्ववादियों को नागवार गुजरी और 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे और उनके साथियों ने गांधी को बिरला भवन में उनकी प्रार्थना सभा में जाते हुए 3 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गौरतलब है कि इससे पहले भी एक बार गांधी पर हमला किया गया था, तब वो बच गए। गोडसे को फांसी की सजा हुई। भारत के बापू अब नहीं रहे। पूरा देश शोक में डूब गया। आइंस्टाइन उनके बारे में कहते थे कि भविष्य में शायद ही लोग ये विश्वास करेंगे कि धरती पर इस तरह के आदमी ने भी जन्म लिया था। उनके आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। उनका शरीर बेशक हमारे बीच से विदा हो गया, लेकिन उनके विचार और उनका सत्य और अहिंसा को लेकर आग्रह हमेशा हमारे दिलों में है और इस धरती में बसा रहेगा और जिंदा रहेगा। वक्त की कमी के चलते मैं यहाँ कई सारे लोगों और कई सारी बातों को नहीं रख पाया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम गांधी में और उससे भी ज्यादा सत्य और अहिंसा में आपकी रुचि को पैदा करेगा। एक बात और, जब आप गांधी के बारे में पढ़ें या जानें तो एक बार अपने आसपास और अपने देश के वातावरण पर जरूर गौर करिएगा और ये आकलन कीजिएगा कि हमें सत्य और अहिंसा हमारे और हमारे समाज के जीवन में जरूरी है कि नहीं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। एक खास सूचना, कल से हम गांधी और उनके चिन्हित 5 बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वो 5 मुद्दे जो हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक आजादी के लिए जरूरी हैं। तुम्हें एक जंतर देता हूं। जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वो उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा?
क्या उससे वो अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त होता जा रहा है।